इस वक्त मैं और मेरी सहयोगी जिया शर्मा हम लोग मौजूद हैं मथुरा में, और यहाँ पर क्यों मौजूद हैं उसकी वजह है क्योंकि अदालत पहुंच चुका है मथुरा में। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जो विवाद चल रहा है, जो शाही मस्जिद बनी हुई है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है, वो पहुंच चुका है अदालत में अलग अलग मामलों पर सुनवाई चल रही है, और उन मामलों की सुनवाई लगातार रोजाना या हर दूसरे दिन चल रही है। आज भी 2 मामलों की सुनवाई है, और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यार जिस मामले की सुनवाई है उसमें तो ये तक कह दिया गया है कि ज्ञानवापी, जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में सर्वे का आदेश दिया गया था, और कुछ उसी तरह पर मथुरा में भी आदेश दिया जाए। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी तक जो सिर्फ हम काशी की बात कर रहे थे, अब तो मथुरा में भी मांग वही है कि सर्वे हो और संरक्षित किया जाए। आपने अंकित एक नारा सुना होगा जो पिछले विधानसभा चुनावों से ही चल रहा था कि अब मथुरा की बारी है, तो सुबह से कुछ वैसे ही नजारा आज यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि 2 साल से रिवीजन चल रहा था, लेकिन फाइनली आज से जो सुनवाई है, जो केस का ट्रायल है, वो कम से कम शुरू हो गया है। पहली सुनवाई जो हुई उसका फैसला भी सामने आ गया, दूसरी सुनवाई का जो फैसला है उसका इंतजार हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं, और वो दूसरी सुनवाई वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ज्ञानवापी की ही तर्ज पर है, ताकि वहां पर संरक्षण किया जा सके। जिस 2.5 एकड़ की बात की जा रही है जमीन की, जिस इलाके की, ताकि वहां पर पेंट ना किया जा सके, जो फूल और चिन्ह की बातें की जा रही है, भगवान की मूर्तियों की बातें की जा रही है, उसी तर्ज पर जैसा कि ज्ञानवापी जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये लोग भी वही जिक्र कर रहे हैं कि ज्ञानवापी में वहां पर इनको ये शक था कि वहां पर ऐसा ना छेड़छाड़ हो जाए, ये लोग भी वही कह रहे हैं। बिल्कुल, तो यही मांग जज के सामने भी रखी गई है, यही दलीलें जज के सामने रखी गई हैं। इस याचिका में एक्चुअली 2 मांगे हमने सुनी है। याचिका में एक तो ये कि सर्वे किया जाए, और दूसरा जब तक सर्वे ना हो तब तक उसको संरक्षित किया जाए। शायद जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ में गेस्ट हैं, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वकील साहब से, उसके बाद में जिया निश्चित तौर पर इन लोगों से भी बात करना चाहेंगी। आपसे जानना चाहेंगे महेंद्र जी, आप लोग इसको ज्ञानवापी से कैसे इसको जोड़ रहे हैं? देखिए, ये मामला सेम डिटो ज्ञानवापी जैसा है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे काशी का मामला है, जैसे वो मंदिर है, ऐसे ही ये मंदिर है, और ये भी औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया था, वो भी औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया था। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हिंदू प्रतीक वहाँ भी बने थे, हिंदू प्रतीक यहाँ भी बने हैं। और सिमिलरिटी में कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम पक्ष वहाँ सर्वे नहीं करने दे रहा था, बार बार एक तरह से हिंड्रेंस पैदा कर रहा था, तो यहाँ भी मुस्लिम पक्ष बार बार हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। कभी एप्लीकेशन देते हैं, कभी कोई नई बात लाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि इसकी पूरे परिसर को सील किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू प्रतीक हैं। हमको अंदेशा है और विश्वास है कि जून की छुट्टियों में उन प्रतीकों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, और अगर वो प्रतीक वहाँ से हट गए तो करेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, करेक्ट ऑफ द नेचर चेंज हो जाएगा, और एविडेंस जब खत्म हो जाएंगे तो केस को प्रूव करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमारा ये कहना है कि काशी की तर्ज पर ही यहाँ पर कमीशन जारी किया जाए, और कमीशन जाए मौके पर पूरी वीडियोग्राफी करे, पूरी फोटोग्राफी करे, और जो तथ्य हैं वो पूरे उनको नोट करके न्यायालय में दाखिल करे, क्योंकि स्थिति उससे क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। जिया के साथ में हिंदू महासभा से जुड़े हुए कुछ लोग भी हैं। जिया, आप कुछ पूछो। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, जो कि मुख्यवादी भी हैं, मुख्य तौर पर क्या मांग है आपकी? आज की सुनवाई से जुड़ी हुई मांगे बताइएगा। देखिए, वहाँ जो ईदगाह वाले लोग हैं ना, वो मेंटेनेंस के बहाने, रंगाई पुताई के बहाने वहाँ प्राचीन साक्ष्यों को नष्ट करना चाहते हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि वहाँ कोर्ट कमीशन नियुक्त करके वहाँ की सर्वे कराई जाए, तो आज हमें उसमें फैसला आने वाला है। हम चाहते हैं कि सर्वे होना चाहिए, जिससे ये लोग प्राचीन साक्ष्यों को नष्ट ना कर सकें। सकारात्मक फैसला नहीं आता, आपके पक्ष में नहीं आता, तो अगला कदम क्या रहेगा? तो अगला कदम ये, हम हाईकोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सर्वे करा के मानेंगे। ये सर्वे करा के मानेंगे अंकित, और ये सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर आज कोई सकारात्मक या फिर इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर अगला कदम भी तैयार है। इन लोगों ने शायद ज्ञानवापी से ये लोग ये उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि जैसा वकील साहब ने भी बताया, लेकिन हमारे साथ में जो है यहाँ पर साधु सन्यासी भी बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचते हैं, हम लोग सुबह से देख रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। आप लोग आखिर उसी जगह को का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं? क्या संरक्षित करवाना है आपको? प्रभु जी, ऐसा शेरदास जय भैया जी, ऐसा है, वो जो जन्मभूमि है, कृष्ण का जन्म ही उस जगह हुआ है। कृष्ण का जो है जन्म हुआ है, उन्होंने मस्जिद ढांचा खड़ा कर दिया। अगर उसी का वहाँ पे देखो शेष नाग है, कमल का फूल है, नाग है, और ओम लगी, ओम है। मस्जिद में क्या काम ओम का? ये तो मंदिरों की है ना, तो ये मंदिर है, मंदिर की जगह छोड़े, और जो जगह है वहाँ पूरी जितनी भी भूमि है वो सब ठाकुर जी की है, बिहार जी की है, उसे उन्हें छोड़ना चाहिए। क्योंकि तो किस जगह का आप लोग जिक्र कर रहे हैं? हम उस जगह का कर रहे हैं जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। जो मस्जिद है उस मस्जिद की बात कर रहे हैं हम। मस्जिद में कहाँ पर? अंदर की साइड। तो जो क्या था वहाँ पे? ठाकुर जी की जन्मभूमि है, कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ पे। कंस का कारागार हमने जो पढ़ा है। जी जी, कंस का कारागार वही था, उसके लिए हम लड़ रहे हैं वहाँ पे।
उसी के लिए हमारे जो वकील साहब कह रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब तो जो है चर्चा ये हो रही है जैसे ज्ञानवापी में वहां पर जो कथित तौर पर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिवलिंग मिला है, अब ये लोग भी कह रहे हैं कि उसी तरीके से यहाँ पर भी जांच हो तो यहाँ पर भी हिंदू प्रतीक मिलेंगे जिससे इनका दावा मजबूत होगा। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ क्योंकि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं अभी, तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी अपने सवाल कर सकते हैं ताकि उनका भी जवाब हम दे सकें। आज दिन भर क्या हुआ है इस पर लगातार सुबह से ही हमारी नजर है। मैं बाहर पूरे टाइम नजर बनाए हुई थी, अंकित अंदर कोर्ट रूम में भी थे, वहां का भी अपडेट देंगे। अंकित, मेरा सवाल आपसे ही है कि अंदर कोर्ट रूम में आज जब आप पहली सुनवाई के दौरान गए थे तो वहां पर आपने क्या देखा, क्या क्या हुआ? जी हाँ, आज जब हम लोग सुबह यहाँ पर पहुंचे थे तो ये जो मामला है इस मामले के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो चर्चा इस बात पर हो रही थी कि आज से जो वो पहला सूट था जिसको यहाँ से खारिज किया गया था निचली अदालत से, उसको जो है एक बार फिर से सुनवाई के लिए भेजा गया है ऊपरी अदालत से। तो उस मामले में तो सुनवाई के दौरान ज्यादा कुछ हुआ नहीं। उसमें जो याचिकाकर्ता थे यानी कि जो वादी पक्ष है उससे कहा गया कि आप अपनी जो याचिका की कॉपी बाकी सबको दीजिए, बाकी सब लोग अपना जवाब देंगे, यानी कि मुस्लिम पक्ष और तमाम लोग। अब उस मामले की अगली सुनवाई शायद जुलाई के पहले हफ्ते में होगी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त ये वाला मामला हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जब हम ये लाइव कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, काशी में भी सुनवाई चल रही है, वहां पर ज्ञानवापी मामले की सुनवाई चल रही है, वहां पर भी जो चर्चा क्या चल रही है, वहां पर भी चर्चा इन्हीं सब पहलुओं पर चल रही है कि कमीशन बनाया गया था, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में कहा गया कि वहां पर जो परिसर था मस्जिद का जो ज्ञानवापी का था, वहां पर वजू जहां होता था जिस पॉन्ड में, उसको जब खाली करवाया गया तो शिवलिंग मिला। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये लोग भी अब उसी तर्ज पर मांग कर रहे हैं कि कृष्ण जी का जहां जन्म हुआ, जहां पर कंस का कारागार था, उस जगह का सर्वे होना चाहिए, वहां सबूत है, तथ्य मिलेंगे और उसके आधार पर जांच बढ़नी चाहिए। यानी कि ये उसी तर्ज पर अपना जब तक के लिए उसे सील कर दिया जाए कि कोई आना जाना ही बंद हो जाए, आवाजाही ना हो, क्योंकि वो सबूत न मिटाए जाए। हमारे जो वकील साहब कह रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सबूत मिटा दे, फिर क्या रह जाएगा हमारे पास? कण कण में भगवान विराजमान है, सब साक्ष्यों में भगवान के अवशेष मिल जाएंगे। जो प्राचीन इन लोगों ने क्या किया था, कंस के कारागार को तोड़ दिया, पहले कंस के कारागार को तोड़कर उस पूरे मलबे को वहीं इकट्ठा करके टीला बनाया, उसके बाद उन्होंने ईदगाह खड़ी की। तो उस मलबे में हमारे प्राचीन शिलालेख दबे हुए हैं, जो प्राचीन संस्कृति के जो निशान होते हैं वो दबे हुए हैं। इसमें तो इतने निशान मिलेंगे कि ज्ञानवापी भी फेल हो जाएगा। यहाँ तो बहुत निशान है भगवान कृष्ण के, ये सारा प्राचीन धरोहर है। यहाँ ये ईदगाह हटनी चाहिए, ये अतिक्रमण है औरंगजेब का, ये हटना चाहिए। हमारे वकील साहब ने पूरे सबूत दे रखे, जमीन का, प्रॉपर्टी का, हर चीज के सबूत दे रखे। महेंद्र प्रताप सिंह जी ने पूरे वकील सबूत दे रखे। और रेलवे लाइन जो वहां से गई है उसका भी टेस्ट भी, उसका जो मुआवजा था रेलवे लाइन का वो भी टेस्ट को मिला, हिंदुओं को मिला है। जज के सामने आपने क्या दलीलें दी? देखिए, हमारा कहना ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज है और वो संस्था के द्वारा किया गया था, वो नल एंड वॉइड है। और 1852 से 1863 तक जनरल कन्निंगम ने, जिन्हें आर्कोलॉजिकल फादर ऑफ इंडिया कहते हैं, यहाँ खुदाई कराई थी और खुदाई में हिंदू डीटीज निकले थे, विग्रह निकले थे। और जो बार बार मंदिर को तोड़ा गया, इस वजह से ऊंचा हो गया है, टीला बन गया है। तो यहाँ पर आज भी 10 फुट आप खोदेंगे ना तो विग्रह निकलते हैं। तो हमारा ये कहना है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि जीपीआर सिस्टम और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम से खुदाई करा ली जाए, और जब खुदाई होगी तो तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन जी इसके बीच में हालांकि वकील साहब अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो भी दर्शक इस वक्त हमको देख रहे हैं, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट हमारे पास में आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोगों के भी कोई सवाल है खास तौर पर वकील साहब से या किसी और से, तो उन सवालों का जवाब भी हम जो दे सकते हैं। अगर आपके कोई जायज सवाल है तो जिया, कोशिश हमारी ये है कि लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल भी हैं इस केस से जुड़े हुए, उन सवालों का जवाब भी देते रहे। बाकी तो वकील साहब बता ही रहे। यानी लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो हवाला दे रहा है। और इसी को लेकर अभी वाराणसी में भी चर्चा चल रही है। देखिए, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बनारस के मामले में जो हुआ था, वहां से वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और श्रीमान डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जस्टिस हैं, उनका आदेश भी बहुत क्लियर हो गया। और अभी हमारे यहाँ मथुरा कोर्ट का भी आदेश बहुत क्लियर हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज का। और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये जुलाई के सत्र में लाया गया था, जुलाई में लाया गया था वर्षाकालीन सत्र में, और एक्ट नंबर 42 है ये। इसमें क्या किया गया कि पुरानी प्रॉपर्टीज है 15 अगस्त 1947 की स्थिति वहां पर रहेगी। लेकिन अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देखते हैं तो उसके सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3B को जब हम देखेंगे, और मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958
के हवाले से देखते हैं कि उसमें साफ होल्ड किया गया कि दो प्रॉपर्टी आर मोर देन 100 ईयर्स एनिशियंट, जो 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, और वो जो वहां पर ये एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। और 3B जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है, सब सेक्शन 4 का, वहां पर क्लियर किया गया है कि वहां पर ये एक्ट प्रभावी नहीं है। दूसरी बात और बताता हूँ, इसी बीच में एक सवाल आया है, मोहम्मद शहबाज आलम साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 1991 का जो एक्ट है ना, जिसका ये वर्शिप एक्ट लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, उसके कुछ अहम पहलुओं को समझा दे तो बेहतर रहेगा। जी देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, उपासना अधिनियम 1991 की आप बात कर रहे हैं। उपासना 91 अधिनियम में हम जब जाएंगे और उसे डीपली देखेंगे तो उसके सेक्शन 4 को आप देखिए, सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 3B में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि जो संपत्तियां प्राचीन संपत्तियां हैं, 100 साल से पुरानी संपत्ति है, और मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 में भी इसका उदाहरण दिया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां पर ये एक्ट प्रभावी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन कंटिन्यूस चले हों, अगर इस प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन कंटिन्यूस चले 1872, 1944, 1920, 1945, 1968, 1993 और 1997 और 1999 के बाद 2020 और 2022, तो लगातार हम देख रहे हैं कि सीरियली इस पे केस चले हैं, लिटिगेशन चल रहे हैं, और लिटिगेशन क्लियर है यहाँ पे। तो हर जितने भी लिटिगेशन है वहाँ पर हर बार हिंदू पक्षकार जीते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को जब ये एक्ट पास किया गया, तो जब हम देखेंगे उस परिप्रेक्ष्य में गुप्ता जी, तो वहाँ पर उसकी दीवारों पर शंख, चक्र, कमल और फूल बने हैं, शेषनाग बने हैं। तो उस अवस्था में 15 अगस्त 1947 को ये लोग, जिसको शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं, हम उसको शाही ईदगाह मस्जिद नहीं मानते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को वो मंदिर था, असली गर्भगृह है, कंस का कारागार था, भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। 1947 में जिस जगह की आप बात कर रहे हैं शाही ईदगाह की, वो 1947 में उसका क्या स्टेटस था? क्या आप कह रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं थी? आई एम सेइंग दिस थिंग। 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को जब इसकी दीवारों पर आप जाके देखेंगे तो कमल के फूल हैं, हिंदू जितने भी प्रतीक हैं, शंख है, कमल है, ओम है, स्वास्थ्य के सब बने हैं, तो वो वहाँ मस्जिद थी नहीं, वो वहाँ था मंदिर था। और 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति रखी जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है, तो 1991 उपासना अधिनियम के अनुसार भी हम इसको देखेंगे तो वो मंदिर था, मस्जिद तो किसी एंगल से वहां थी ही नहीं। जब वहां मंदिर था तो मंदिर रहना चाहिए, और मंदिर आज भी है, और हम आज भी मंदिर मानते हैं उसको। तो उपासना अधिनियम में यहाँ प्रभावी नहीं माना जाएगा किसी भी कीमत पर। इसके अलावा आप लोग जिक्र कर रहे, ये लोग जो है खास तौर पर अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो वो 1968 में जो एक समझौता हुआ उसका भी जिक्र लगातार कर रहे हैं। हाँ, देखिए, एक केस हुआ था, केस नंबर 43 सन 1967, वो सिविल जज मथुरा के यहाँ डिसाइड किया गया था, और डिसाइड नहीं 1967 में वो केस डाला गया, और 1968 में उसको कंप्रोमाइज कर लिया। ना उसमें कोई ट्रायल हुआ, ना उसमें कोई एविडेंसेज आई। वो पॉलिटिकल प्रेशर में, कुछ राजनीतिक दबाव में वो राजीनामा किया गया था, और मस्जिद पक्ष को 2.1 एकड़ लैंड दी गई थी। टोटल लैंड 13.37 एकड़, जो खसरा नंबर 825, खेवट नंबर 255 की है। तो उसमें से ये प्रॉपर्टी दी गई थी, और इन्होंने इनक्रोच करके 2.5 आज भी ऑक्यूपाइड की हुई है। तो इलीगल उसमें 100% लीगल है, फिर 0.5%, 0.4% और भी गिर रखी है। तो 1967 का जो केस था, 1967 में कंप्रोमाइज हुआ, 1973 में उसकी डिक्री कराई गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने कंप्रोमाइज किया था, जिसको प्रॉपर्टी का कोई राइट्स नहीं थे। और अगर उसका हम चैप्टर वो देखेंगे, बायोलॉजी देखेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में ये साफ उल्लेख किया गया कि इसकी प्रॉपर्टी को न बेचा जाएगा, न गिरवी रखा जाएगा, न किसी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, जबकि श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को ये राइट थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक सवाल भी उठता है जिया कि अगर किसी के पास अधिकार था नहीं और कोई उसका असली मालिक है, तो उस मालिक ने उस दौरान क्यों नहीं आपत्ति की थी? तो ये जब विषय लोगों के संज्ञान में आया, क्योंकि लोगों के विषय के संज्ञान में आया, क्योंकि डीटीज के साथ सबका अस्तित्व जुड़ा है, हिंदू पक्षकार है, सबके मंदिर के प्रति आस्था है। जब ये 1993 में संज्ञान में आया तो तुरंत इस पर केस डाला गया, और उसके बाद उसको हाई कोर्ट भी ले जाया गया 1997 में। तो ऐसा नहीं है, लिटिगेशन या कंटिन्यूस चलते रहे हैं, बराबर सब कह रहे हैं। वैसे ही यही तो दलील मुस्लिम पक्ष भी दे रहा है कि तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही कृष्ण जन्मभूमि सेवा संगठन को कोई दिक्कत है, ना ही ट्रस्ट को कोई दिक्कत है, बाहर वाले याचिका लगा रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं आपको, वो ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप भी सुनिए ध्यान से, कि संकल्प सदा जिंदा रहता है। जब ये जमीन 1815 में ऑक्शन हुई और बनारस के राजा पट्टीमल ने 13,400 रुपये में खरीदी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका ऑक्शन किया था,
तो यहाँ जो संकल्प था, संकल्प ये था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। संकल्प सदा जिंदा रहता है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में क्लियर कर दिया कि संकल्प सदा जिंदा रहेगा। डीटी को हिंदू संस्कृति में जीवंत माना जाता है। हिंदू संस्कृति में जीवंत मानने के कारण क्या है कि उस और भगवान के जो विग्रह हैं उनको मानर माना जाता है, और उनके जो महंत होते हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो देखरेख करती है। अगर मैनेजमेंट कमेटी या महंत या उसका पीठाधीश्वर अगर डीटी के विरुद्ध कोई करता है, तो वहां पर जिन लोगों की आस्था उस मंदिर से जुड़ी होती है, जो लोग धर्म के लोग होते हैं, जो नेक्स्ट फ्रेंड कह सकते हैं, उनको सेवक कह सकते हैं। और भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, हम ब्रजवासी, हम ये और अयोध्या मामले में भी हाँ। जो रामलला के फ्रेंड के तौर पर ही जो सामने आए थे, तो नेक्स्ट जो फ्रेंड के तौर पर फ्रेंड है, जब डीटी के अहित में, प्रॉपर्टी के हित में जब कोई बात की जाती है, तो उसके नेक्स्ट फ्रेंड केस दाखिल कर सकते हैं। और जब सब लोगों के दिमाग में ये बात आई कि हमारे साथ गलत हुआ है, अहित हुआ है ठाकुर जी का, तो सब कि नहीं अदालत में मांग की है हमने, अदालत से ये ना नहीं, क्योंकि आप लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि हम वहां पर जाकर के जलाभिषेक कर देंगे, हम वहां पर पूजा करेंगे, तो ये तो सही तरीका नहीं है। हमने माननीय न्यायालय से मांग की है। जो भी कार्य कर रहे हैं हम संविधान के दायरे में कर रहे हैं और माननीय न्यायालय से मांग की है। मतलब आप ये भरोसा दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो मान्य होगा और कानून व्यवस्था की किसी तरीके से आप खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था खराब नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय से मांग करेंगे, जो भी फैसला आएगा माननीय न्यायालय बताएंगे क्या फैसला आता है। तो यह जिस तरीके से हमने देखा कि इस वक्त जो है वकील साहब ने पूरा अपना कानून समझा दिया। हिंदू महासभा के लोगों ने एक भरोसा जरूर दे दिया है कि कानून व्यवस्था का पालन होगा, लेकिन ये मामला अभी लगता है लंबा खिंचेगा बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 साल पहले की अगर हम बात करें, मेरा सवाल वकील साहब से यही है कि पिछले सितंबर 2020 की बात करें, तब तो खारिज हो गई थी। किन बातों को रखकर खारिज किया गया था, क्या बातें कही थी? देखिए, जो लोगों ने केस डाला था और प्रॉपर रूप से उन्होंने जो कोर्ट में उन तथ्यों को लेके गए थे, तो कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसे बहुत बाहर के लोग हैं, ऐसे लोग आएंगे तो बहुत सारे केस यहाँ हो जाएंगे, इस बेस पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 23 दिसंबर 2020 को हमने केस डाला और हमने डाल करके कोर्ट को बताया कि हम उनके वंशज हैं और हम नेक्स्ट फ्रेंड है भगवान के। वो इस बार आपके पास पुख्ता सबूत है? 100%। एक खसरा, देखिए रेवेन्यू रिकॉर्ड हम देखेंगे तो खसरा कतो नहीं हमारे पास है, नगर निगम का रिकॉर्ड हमारे असेसमेंट हमारे पास है, वीडियोग्राफी हमारे पास है मस्जिद की, फोटोग्राफी हमारे पास है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1852 से 1863 की रिपोर्ट हमारे पास है। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक कहे जाते हैं जनरल कन्निंगम, उन्होंने सर्वे कराया था वहाँ विग्रह। देखिए ये बात तो हो गई हिंदू पक्ष की, लेकिन मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है वो भी बता देना जरूरी है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 1991 का वर्शिप एक्ट जो साफ तौर पर कहता है कि यहाँ पर ये लोग जो मामला लेकर आए हैं वो नहीं टिकेगा। दूसरी चीज उनका लगातार ये कहना है कि 1968 में, जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि जब समझौता 2 पक्षों में हो गया तो आखिर ये लोग कौन है, और अगर किसी को आपत्ति है तो वो उसको होनी चाहिए ना, जिसकी जमीन है वो तो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन अब फैसला अदालत ही करेगी। और शायद मुझे लगता है कि मामला सिर्फ निचली अदालत नहीं, हो सकता है आने वाले सालों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाए। मतलब लंबा खींचेगा बहुत। चलिए, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा एबीपी न्यूज पर और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपकी भी जो राय है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि महेंद्र जी ने जैसा बताया है हर कानूनी बारीकियां उन्होंने समझाई है वो भी आप समझ लें।